Hello friends, you are welcome in PVP online classes, and it is a special batch, the first class of special batch for UP Judiciary Mains. उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा के लिए जो नया बैच आरंभ हो रहा है उसमें ये पहली क्लास है. Yesterday we have discussed on strategy, and from today I am going to start with law of evidence. So I have previous year question paper, and I am going to discuss on the questions have been asked in UP PCSJ Mains 2003. It is 2023. So I am starting from 2003. 2003 का पेपर अगर आपके पास है तो खोलिए. Kindly open second paper, and if not, then don't worry. Just write down the question what I am saying, what I am going to discuss. Okay? अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर इस समय तत्काल में नहीं है तो मैं जब प्रश्न बोलूंगा उसको लिख. बट यू मस्ट हैव इट. आपके पास ये होना चाहिए. द क्वेश्चन इज all admissible evidence is relevant. This is a phrase, this is an statement. So in inverted comma, all admissible evidence is relevant, but all relevant evidence is not necessarily admissible. Inverted comma close. Comment. जो साक्ष्य सुसंगत है, वह आवश्यक रूप से ग्राह्य नहीं होता, किंतु जो साक्ष्य ग्राह्य होता है वह सुसंगत है. समीक्षा कीजिए. 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है. इट इज क्वेश्चन नंबर 5. And there are two parts in question number 5, A and B, of 40 marks. So it is part A of 20 marks. ये 20 नंबर का प्रश्न है, and 20 marks is equal to 10% of the total marks, that is 200. So it is 10%. 10% means you may spend 18 minutes because total duration of a paper is 180 minutes, 3 hours. 10% that of is 18 minutes. So for 10% marks, you should spend 10% time. So you have to answer this question approximately 15 to 20 minutes. ठीक है? और 17 to 19 minutes ये भी कर सकते हैं, कोई घड़ी देखकर नहीं हल करेंगे. It means you have a good time to write down answer of this question. 20 नंबर का ये प्रश्न है. अगर आपने लिख लिया है तो ठीक है, अगर आपके पास एक क्वेश्चन बुक है तो भी ठीक है, नहीं है तो मैं फिर से बोल दे रहा हूं. ये कह रहे हैं कि सभी साक्ष्य जो सुसंगत है, वे साक्ष्य जो सुसंगत हैं, आवश्यक नहीं है कि वो सब ग्राह्य भी हो. सभी सुसंगत साक्ष्य आवश्यक रूप से ग्राह्य नहीं होते, जबकि जो भी साक्ष्य ग्राह्य होते हैं वो सुसंगत अवश्य होते हैं. समीक्षा कीजिए. तो ये क्वेश्चन कहां से, इसका आंसर क्या पूछना चाह रहे हैं, इसका आंसर कहां से फॉर्म हो रहा है. आपको मैंने सबसे पहले मैं आज बता दूं, मैं उसे तो कल चर्चा किया था इस पर. मेंस एग्जामिनेशन हो या इंटरव्यू, आपको पहले ये डिसाइड करना होता है that what is being asked through the question. Examiner what want to know, वो क्या जानना चाहता है आपसे. क्वेश्चन में पहले इसको हम ट्रेस करते हैं. यहां पर एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट में एक बात कही गई है कि जो साक्ष्य सुसंगत है अनिवार्यतः ग्राह्य नहीं है. ठीक है?
सभी साक्ष्य जो सुसंगत है अनिवार्यतः ग्राह्य नहीं है, यानी कि वो सब ग्राह्य ही हो या आवश्यक नहीं। मैंने सेंटेंस थोड़ा चेंज कर दिया। परंतु जो साक्ष्य ग्राह्य होते हैं वे सुसंगत होते हैं। इस कथन की विवेचना करने के लिए कह रहे हैं, कमेंट ऑन दिस। इन्होंने फिर से समझिए क्या क्या आपको दिया कि जो साक्ष्य सुसंगत है जरूरी नहीं कि ग्राह्य हो। सेक्शन 5 क्या कहता है? ऑल द फैक्ट्स either fact and issue are relevant. Evidence of all the facts, evidences of fact and issue and relevant facts are admissible. As per section 5, this is wrong because a fact of an evidence of relevant fact is admissible, but not necessarily. अभी not necessarily जो जोड़ रहे हैं, अनिवार्यता नहीं. So you must have to explain the exceptions of the rule provided in section 5, if there are any exceptions. There is any exception. आपको इसका अपवाद लिखना पड़ेगा, क्योंकि धारा 5 तो कहती है ग्राह्य होते हैं, और ये कह रहे हैं ग्राह्य नहीं होते, अनिवार्यतः ग्राह्य नहीं होते। यानी धारा 5 का नियम सामान्य नियम है और उसके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, यही ये बात कह रहे हैं। दूसरा यहां लिख रहे हैं कि परंतु जो साक्ष्य ग्राह्य होते हैं वे सुसंगत भी होते हैं। यहां पर फिर एक बातें लिख रहे हैं कि जो कुछ भी ग्राह्य है वो सब सुसंगत है। जो कुछ भी ग्राह्य है यानी जितने भी साक्ष्य ग्रहण किए जाने योग्य हैं वो सब सुसंगत तथ्यों के ही साक्ष्य हैं। दोनों ही बातों का आपको उत्तर लिखना है, दोनों को ही आपको एक्सप्लेन करना है। पहले आप इसको थिंक कर लेंगे 1-1.5 मिनट में क्वेश्चन देखने के बाद, और फिर इसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि इसमें क्या क्या आ सकता है। पहली बात कि जो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक साक्ष्य जो सुसंगत है अनिवार्यतः ग्राह्य हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। द क्वेश्चन इज, जो साक्ष्य सुसंगत है वह आवश्यक रूप से ग्राह्य नहीं हो। तो यहां आप लिखेंगे इस फ्रेज को डिस्क्राइब पहले कर, यहां पे एक ही फ्रेज को 2 टुकड़ों में बांट। This phrase says that all relevant facts are not admissible necessarily. Section 5 says that evidence can be given only of fact and issue and relevant fact. This means, as per section 5, every evidence of every relevant facts are admissible. But this statement says that these are not necessarily admissible. It means, as per this statement, there are some exceptions of the rule provided under section 5. After going through the entire bare provision of the Indian Evidence Act, under chapter 9, some exception of the rule provided in section 5 are found. अब आप सेक्शन चैप्टर 9 में जो अपवाद लिखे हैं, अपवाद क्या आप जानते हैं? Privileged communications. Okay, privileged communications are privileged evidence. तो जो privileged है, जहां पर उसको अधिकार है कि वो दे या न दे, उसे privileged communication ही इसका अपवाद है, communication नहीं है। privileged communications are exception of the judge. अब उसको आप क्या लिखेंगे? उसको पूरा लिखेंगे।
as per section 5, evidence of relevant facts are admissible, but there are some exceptions, which is generally called as privileged communication. So if any fact which is relevant, but it comes under the purview of privileged communication, though it is relevant, but its evidence is not admissible. ठीक है, तो आप यहां से लिखेंगे कि धारा 5 के अनुसार प्रत्येक तथ्य जो सुसंगत है उसका साक्ष्य ग्राह्य हो, परंतु इसके कुछ अपवाद हैं जिन्हें विशेषाधिकृत संसूचना के नाम से जाना जाता है, और उस श्रेणी में आने के पर कोई तथ्य जो सुसंगत है, सुसंगत होने के बावजूद भी उसका साक्ष्य ग्राह्य नहीं। यथा दृष्टांत लिखेंगे कि पति द्वारा पत्नी से की गई स्वीकृति, पति या पत्नी में से किसी एक के द्वारा दूसरे से की गई स्वीकृति या संस्वीकृति एक सुसंगत तथ्य है, और इस नाते वो धारा 5 के अनुसार सामान्यतः ग्राह्य होनी चाहिए, परंतु उसे धारा 122 में विशेषाधिकृत संसूचना घोषित किया गया है। ऐसे में जिस व्यक्ति से स्वीकृति की गई है, पति या पत्नी जिससे स्वीकृति या संस्वीकृति की गई है, उसके द्वारा दिए जाने पर भी, प्रकट किए जाने पर भी उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, अग्राह्य। ठीक है, धारा 126 का दृष्टांत देंगे, 123 का दृष्टांत देंगे, तो 122, 123, 126, 127 इतने इलस्ट्रेशंस आप इस पर दे लेंगे और कहेंगे सो द स्टेटमेंट इज प्रूव्ड दैट every fact, every evidence which is of relevant fact is not necessarily admissible. फिर इसका उसको डिस्क्राइब करेंगे, generally it is admissible, but if it fall into category of privileged communication which is not admissible. तो इस फेज का उत्तर पूरा दृष्टांत के साथ, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। अब यहां लिखेंगे परंतु जो साक्ष्य ग्राह्य हो वे सुसंगत होते as per the part of phrase, as per second part of the phrase. Every evidence which is admissible is of relevant fact. But after going through the law of evidence, entire law of evidence, or Indian Evidence Act, it is clear that evidences are given of 3 facts: of fact in issue, of relevant facts, and of the fact which discredit the witness. है ना, 3 तथ्यों के साक्ष्य हैं आपके साक्ष्य अधिनियम जो दिए जाते हैं। As per section 5, evidence can be given of only of fact in issue and relevant fact. तो ये कैसे कह सकते हैं कि जो साक्ष्य ग्राह्य सुसंगत ही होंगे, वो विवादित तथ्य के भी तो साक्ष्य ग्राह्य हो सकते हैं, बताइए। इसके अलावा 146 में लॉफुल क्वेश्चंस और 153 और 155 में उन फैक्ट्स को प्रूव करने की बात की गई है जो लॉफुल क्वेश्चंस के नेचर के होंगे, यानी कि जो उसको डिस्प्रूव करेंगे। किसको? विटनेस को। एक विटनेस आता है, वो ए के फेवर में बी के अगेंस्ट एविडेंस दे रहा है, ओरल एविडेंस, उस पर ये इम्पीचमेंट किया जाता है, उसको उस पर एक क्वेश्चन रेज किया जाता है कि ए और उसकी फैमिली से, यानी ए और विटनेस की फैमिली से में लिटिगेशन चल रहा है, झगड़ा है, और इसी नाते विटनेस ए के अगेंस्ट और बी के फेवर में स्टेटमेंट दे रहा है। Though the fact of dispute, though the fact of litigation between the family of witness and one of the party against whom he is giving evidence is neither fact issue in the case nor relevant, but even the evidences can be given under section 155 to shake the credit of the witness. बताइए, धारा 155 में इस बात का साक्ष्य दिया जाएगा ना, ऐसा विशेष तथ्य जो साक्षी को उस मामले में अविश्वसनीय बनाता हो, उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, यद्यपि न तो विवादक है न सुसंगत है। ए और बी के मुकदमे में इस बात का क्या मतलब कि जो गवाह आया उससे ए के परिवार से मुकदमा चल, ये तो एक अलग विषय है, न विवादक है न सुसंगत है। So saying that every evidence which are admissible is necessarily relevant also, it's not true.
because evidences are given of any of the three facts, of fact issue, of relevant fact, or of a fact which shows discredibility of witness. That's it. समझ में आई बात? That this question can be answered only through the interpretation of the fact. No need of case law. बताइए विकास। जी सर समझ में आया सर। ये 155 सर किस तरीके से जुड़ रहा है सर, ये नहीं समझ पा रहे सर। 155 आप पढ़ लीजिए महोदय, 155 खोलिए। एक 155 से कैसे जुड़ रहा है नहीं पता। 155 है सर, साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप। हाँ, तो साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप के दो रास्ते बताए गए। एक प्रश्न के जरिए प्रश्न पूछकर, ये होता है 146 से 154, और एक तथ्यों का साक्ष्य देकर 155। प्रश्न पूछकर 146 से 154 प्रश्न पूछकर, प्रश्न में क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, अगर बुलाने वाला खुद पूछना चाहे तो 155 में क्या है, प्रश्न के अलावा कोई साक्ष्य देकर विश्वसनीयता क्या योग्य बताना। अगर बुलाने वाला ही चाहे तो वो भी उसी धारा में 104 वो भी दे सकता है साक्ष्य। ठीक सर, ठीक है, ठीक सर। हाँ सर, एक इसीलिए बेयर एक्ट यानी बेसिक लॉ पे कमांड बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। जी सर। तभी आप ऐसे क्वेश्चन का। अंजुल जी सर। कैसा रहा सर अच्छा रहा, बस बेयर एक्ट के प्रोविजंस याद नहीं है तो बार बार देखने पड़ेंगे, बस वही है। पड़ेगा, इसी नाते तो हम क्लास ले रहे हैं। देखिए एक बार बता दें, मेरा काम इस क्लास में क्या है, आपको गो थ्रू कराना, एक बार फिर से रिवाइज करने का मौका देना, ध्यान दिलाना। हम लोग जब इतने सारे क्वेश्चंस देखेंगे तो ध्यान आने लगेगा हर चीज। जी सर। अदरवाइज जो लोग मेंस लिखने जा रहे हैं उनको तो पता ही है। तो इससे क्या होगा कि ये क्वेश्चन आएगा या इसके जैसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका माइंड प्रिपेयर्ड है। जी। ये जो 2 महीने की क्लास है बहुत काम करती है। आप सोचिए कि ऐसा नहीं है कि ये धाराएं आपको पता नहीं है, पता है, लेकिन आपका ध्यान वहां नहीं जाएगा। जब क्वेश्चन सामने देखेंगे हड़बड़ा जाएंगे, फिर क्या करेंगे, जनरल आंसर लिखने लगे। वही जनरल आंसर जो है वो जनरली इंपैक्ट करता है, तो आपको भी एवरेज मार्क मिल जाता है। जी जी। जबकि जब आप स्पेसिफिक आंसर लिखते हैं, जो मैंने बताया, अगर ये आंसर आप लिखते हैं इस तरह से, दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में कट गए। ये तो हाँ, ये वाला सही निकला जबकि ये गलत निकला। ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, अनिवार्यता ग्राह्य नहीं होती, ये सत्य है क्योंकि पूछा। और यहाँ केवल सुसंगत ही होना है, ये गलत है क्योंकि विवादित तथ्यों का भी साक्ष्य दे सकते हैं। और अब जरा देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हर विद्यार्थी ऐसे ही आंसर लिखे। हो सकता है कोई विद्यार्थी इसको तो जैसे मैंने बताया वैसे लिख दे, लेकिन इसको लिख दे क्या, परंतु यह भाग सही है कि जो साक्ष्य होते हैं सुसंगत ही होते हैं। और वो 138 में चला जाएगा, बोलेगा एग्जामिनेशन में भी कहा गया है कि रिलेवेंट फैक्ट के एविडेंस ही दिए जाएंगे किसी विटनेस एग्जाम में। ठीक है, लेकिन मैंने जो बताया वो ज्यादा प्रभावी है, उसका इंपैक्ट ज्यादा है, क्योंकि एग्जामिनर भी सोचेगा कि वो ये तो मैं नहीं देख रहा। ठीक है जी। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसा आंसर लिखिए कि एग्जामिनर भी थोड़ा हिले अंदर से। वैसे तुमको सब पता होता है, लेकिन ऐसा नहीं, लर्निंग प्रोसेस में हर कोई होता है हमेशा। यही तो सर ये बात गलत है कि ऑल एडमिसिबल एविडेंस इज रेलेवेंट बिकॉज ऑफ सेक्शन 155। not only because of 155, because of section 5 and 155 both. Because section 5 says that, देखिए क्या लिख रहे हैं, जो भी साक्ष्य ग्राह्य होंगे सुसंगत होंगे। क्यों, कोई साक्ष्य विवादित तथ्य का नहीं हो सकता है क्या? विवादित तथ्य का भी तो हो सकता है। जैसे
ए ने बी को गोली मारी है, ए का मर्डर, बी का मर्डर ए ने किया है, ये मुकदमा है। आप विटनेस बनकर आते हैं और आप कहते हैं कि सर 2 दिन पहले बहुत बुरी तरह बी ने ए को पीटा था और तब ए घायल होने के बाद भी कह रहा था कि मैं बदला तो लूंगा। ये आप एक विटनेस बन के आते हैं, ये स्टेटमेंट। तो ये फैक्ट कि ये 2 दिन पहले डिसीज्ड ने आज के एक्यूज्ड को पीटा था, ये फैक्टिंग इशू का एविडेंस है या रिलेवेंट फैक्ट का है? ये एक रिलेवेंट फैक्ट का है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिसका कोई मर्डर करे उससे 2 दिन पहले झगड़ा हो, या अनिवार्य तत्व में नहीं हो भी सकता, नहीं मर्डर का ये कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये क्या, ये रिलेवेंट फैक्ट है। ये 2 दिन पहले की घटना दिखा रहा है, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन है, उसी ट्रांजेक्शन में कॉज है ना, कंडक्ट है एक्यूज्ड का, जहां भी हो रहा। आप किसके विटनेस हो गए? आपने जो एविडेंस दिया उसका हो गया रिलेवेंट फैक्ट। मैं आता हूं एज ए विटनेस और मैं कह रहा हूं कि जी हाँ, मैंने देखा कि ए बी के पास आया और तमंचा निकाल के गोली मार दिया। I am witness of what I am giving. The evidence is evidence of fact in issue, that who kills, who is the murderer, Mr. A. Why? Because A does the act, A did the act, which constitute murder. वो एलिमेंट्री एक्ट है। एलिमेंट के लिए क्या क्या चाहिए? वह कार्य जिससे मृत्यु हुई हो, वह दुराशय जिससे मृत्यु हुई, तो वह कार्य का मैं विटनेस हूं। धारा 300 की एलिमेंट का मैं विटनेस हूं, तो मैं विवाद्य तथ्य का साक्षी हूं। तो ये जो मैं साक्ष्य लेकर आ रहा हूं वो सुसंगत का नहीं हो तो विवाद्य तथ्य का। तो सभी साक्ष्य जो ग्राह्य सुसंगत ही होंगे, ये कैसे कर सकते हो? विवाद्य तथ्य का भी हो सकते हैं। तीसरी बात कि मेरे बारे में कहा जा रहा है कि ये ए को फंसाना चाहते हैं क्योंकि इनसे और ए के घर में विवाद चल रहा है, बहुत ज्यादा विवाद है इनका, चुनाव में हार गए हैं उनसे, मुकदमेबाजी चल रही है, कुछ दिन पहले मारपीट हुई थी आपस में। अब ये फैक्ट शो किया जाएगा सेक्शन 155 में कि क्या ऐसा हुआ था, वो भी एडमिट किया जाएगा। दो दैट दिस इज नीदर फैक्ट इन इशू नॉट रिलेवेंट इन द केस, क्योंकि इसका मर्डर से तो कोई वास्ता ही नहीं है, लेकिन एडमिट तो ये भी हो रहा है। और भी आपको 155 के अलावा और लेजिस्लेशन दें। आप मुकदमा एक डिफेमेशन का है, मानहानि का मुकदमा है। ए ने बी पर इल्जाम लगाया है कि उसने एक लेटर सी को लिखा था जिसमें बी ने ए के खिलाफ डिफेमेटरी बात लिखी थी। कोर्ट को क्या चाहिए? द लेटर। बट ए कहता है कि लेटर नहीं है, तो ए को प्रूव करना पड़ेगा कि लेटर कहां गया। ए कहता है लेटर डिस्ट्रॉय हो गया, सी ने फाड़ दिया। ए को प्रूव करना पड़ेगा कि सी से लेटर फट गया, तब वो सेकेंडरी दे पाएगा। अब लेटर का रहना या फट जाना ये ना तो फैक्ट इशू है, ना रिलेवेंट है, लेकिन प्रूव करना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा। तो एविडेंस जो है वो अदर फैक्ट्स के भी होते हैं। सो एविडेंसेस आर गिवन फॉर 3 फैक्ट्स, either for fact in issue, of fact in issue, or of relevant fact, or other facts. Other facts में आप चाहें तो कैटेगरी वाइज बना सकते हैं। The fact which must be proved to make another fact admissible, like the situation in which secondary evidence is admissible. वो दशाएं जिसमें कोई द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य होता है उनको भी साबित करना पड़ेगा ना आपको। अंजुल आया ना दृष्टांत? जी 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 सर। And the fact which shows a witness to be less credible or discredible, section 155, 146। तो जब आप पूरा देखेंगे तो फिर अब जरा बताइए कि ये आंसर किसी विद्यार्थी ने लिख दिया है, एग्जामिनर अभिभूत हो जाएगा, फॉन्ड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है जी। तो इसके लिए जरूरी है कि आपका
बेयर पर नियंत्रण हो, पूरी बेयर पे कमांड हो, आप सोच पाए। जी और ये एक बार में संभव नहीं। आप खुद देखिए, जैसे आपने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया तो मेरा माइंड और एक्टिव हुआ, हमने 2 और इलस्ट्रेशन देखे। जी तो इस क्लास का मकसद यही है। जी इस क्लास में हम मान के चलेंगे, मान के क्या सब लोग के लिए दिए हुए हैं, हम मान के चलते हैं कि स्टूडेंट का लेवल ये है कि हम बस केवल याद दिलाएंगे या थोड़ा हिलाना पड़ेगा, हिला देंगे तो आपको याद आ जाएगा, वो हाँ सर हो सकता है। जी सर, जी सर, जी सर। ये आपका रिवीजन हो जाता है। अब आप देखिए कि इस एक क्वेश्चन के बहाने हम लोग कितनी बातों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जी। नाउ कम ऑन सेक्शन 5B. 5B is also of 20 marks, but there are 2 sub questions, so each of 10 marks. 2003 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यूपी पीसीएसजे 2003 लॉ ऑफ एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। ठीक है, 5, 6, 7 ये 3 क्वेश्चन जो है ग्रुप बी में लॉ ऑफ एविडेंस से हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व कर रहे हैं, उसका हमने ए पार्ट सॉल्व कर लिया 20 मार्क्स का। बी पार्ट में 2 क्वेश्चंस हैं 1 और 2, और दोनों 10 नंबर के हैं, यानी 10 मार्क्स ईच, सो जॉइंटली 20 मार्क्स, 10-10 नंबर के हैं, और ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। अब जरा इनको हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित मामलों में जो तथ्य साबित किए जा रहे हैं क्या वे सुसंगत हैं? जरा देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन कि निम्नलिखित तथ्य क्या सुसंगत हैं। ओके, सो द फैक्ट्स sought to be proved are relevant. Point out whether in the following cases the facts sought to be proved are relevant. ए और बी 2 फैक्ट्स दिए गए हैं और पूछा गया है क्या ये रिलेवेंट है। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। अब इसमें चर्चा ये है कि जो पूछ रहा है वो तो क्लियर कट है कि जो भी फैक्ट नीचे सजेस्ट कर रहा होगा वो रिलेवेंट है, यही पूछ रहा है। तो क्या इसका आंसर यस या नो में होना चाहिए? जी नहीं, इसका आंसर आप यस या नो तो लिखेंगे ही, इसके अलावा सोर्स भी लिखेंगे, किस सेक्शन में रिलेवेंट है, किस नाम से रिलेवेंट है। तो अब देख लेते हैं, हम क्यों दूसरी बात करें, यही से देख लेते हैं, मतलब कोई और इलस्ट्रेशन अपनी तरफ से क्यों दे, इलस्ट्रेटिव क्वेश्चन ही है। ए और सॉरी पहला है, अ को ब की हत्या किए जाने के आशय से उस पर गोली चलाए जाने के लिए अभियोजित किया गया है। अ वर्सेस ए पर मुकदमा चल रहा है कि उसने ब का मर्डर किया और उसके लिए मारने के आशय से गोली चलाया, यानी ये तो प्रूव्ड है कि उसने ही मारा था। इस बात के लिए सबूत दिया जा रहा है कि उसका आशय मार डालने, मारने के आशय से गोली चलाने के लिए अभियोजित किया। अभियोजन इस आशय को साबित करने के लिए यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि इसके पूर्व भी अ ने स पर गोली चलाई थी, पहले भी अ ने स पर गोली चलाई थी। ठीक है, इस बात को साबित करने के लिए साक्ष्य दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या वो गोली जिससे बी मर गया ए ने बी को मारने के आशय से चलाई? तो उसके आशय को साबित करने के लिए कह रहे हैं कि ए ने कई बार बी पर गोलियां और भी चलाई। क्या ये फैक्ट कि वो पहले भी गोली चलाया रिलेवेंट है? बी पर पहले भी गोली चलाया, इतनी सी बात पूछ रहे हैं। अब ये कितना सिंपल है अगर सोचा जाए, सेक्शन 14 का ही पर बेस्ड है ना। मेंसरिया कहीं भी प्रूव करनी होती है, मेंटल एलिमेंट को प्रूव करने वाले फैक्ट्स कहां रिलेवेंट है? सेक्शन 14, और स्पेसिफिक होने चाहिए। अगर यही होता कि ए ने इसी तरह से सी पर डी पर ई पर को मारने के आशय से गोली चलाई और उन्हें मार डाला, तो ये जनरल हो जाता, क्योंकि मेंसरिया सी डी ई के लिए रही होगी, लेकिन उससे बी को मारने की मेंसरिया हो ये नहीं माना। लेकिन बी पर ही प्रीवियस ओकेजन पर ऐसा किया तो इसको स्पेसिफिक इफेक्ट माना जाता है मेंटल एलिमेंट शो करने। तो सेक्शन 14 में ये रिलेवेंट हो जाएगा, मानसिक दशा दर्शाने वाला विशिष्ट तथ्य होने के नाते यह धारा 14 के अधीन सुसंगत, जिसके स्पष्टीकरण के अनुसार
मानसिक दशा दर्शाने के विशिष्ट तथ्य सुसंगत है। विशिष्ट मानसिक दशा दर्शाने के तथ्य सुसंगत होंगे, सामान्य मानसिक दशा दर्शाने के तथ्य सुसंगत नहीं। द फैक्ट विच शोज specific mens rea would be relevant, but not the fact which shows only a general mens rea. Here, the question is whether A had intention to kill B. The fact that before doing the act through which he has killed, it is alleged that he has killed B. He has done several acts. If he would succeed, B would die. B would have died. If he had succeeded, B died. So this is particular. This fact shows particular mens rea. Okay, so it is relevant. The problem is based on illustration number 4 of section 40, and it is relevant. ये आपका आंसर ऐसे होगा। ठीक है, स्पष्टीकरण 1 के साथ है, ये दृष्टांत पर आधारित है, धारा 14 को है। तो ये तथ्य कि वो पहले भी उस पर गोली चलाया था, उस विशेष मामले की विशेष मनोदशा को दर्शाने वाला तथ्य होने के नाते सुसंगत है, यह विशिष्ट रूप से दर्शा रहा है। तो यहाँ आपको जरा सामान्य मनोदशा दर्शाने वाला तथ्य क्या होता है उसको भी इलस्ट्रेट करके डिस्टिंग्विश कर देना चाहिए। तो अगर यही होता कि ए ने सी डी पर भी गोली चलाई, उन्हें मारने के आशय से मार डाला था, यह सामान्य मनोदशा दर्शाने वाला तथ्य होता जो यहाँ सुसंगत नहीं होता, जिसे धारा 14 का स्पष्टीकरण एक रूप देता। परंतु स्वयं बी पर ही वो पहले भी कई बार गोलियां चलाया है, यह उसकी बी को मारने के आशय को विशिष्ट रूप से दर्शाने वाला तथ्य है, अतः यह सुसंगत है। क्लियर? जी गुरुदेव। हाँ, यानी आप केवल एस या नो में नहीं लिखेंगे, आप इसको डिस्क्राइब करके लिखेंगे। द सेकेंड पार्ट इज अ को बलवा करने के लिए विचारित किया जाता है और यह साबित किया जा चुका है कि वह भीड़ के आगे आगे चल रहा था। He was leading the mob. अभियोजन यह साबित करना चाहता है कि भीड़ चिल्ला रही थी। Okay? The prosecution wants to prove that mob was shouting. Shouting by mob is a fact which shows that mob was not a peaceful mob, because mob was shouting, so it was an aggressive mob. ठीक है, तो इस बात को कहां सुसंगत करेंगे? अंडर सेक्शन 10 में है क्या सर? सेक्शन 10 का उत्तर करके सेक्शन 10 को भी गलत कर दिया, इस क्वेश्चन को भी। सेक्शन 10 में कॉन्सिक्वेंसेस दर्शाने वाले तत्व सुसंगत होते हैं, जो स्टेटमेंट होते हैं। ये कहां सुसंगत होगा? सेक्शन 9 में। भीड़ का चिल्लाना दो जगह आता है, सेक्शन 6 और 9। 9 के एफ में सर। है 9 के एफ में। 9 के एफ में है ना। चरित्र किसी का, किसी की पहचान, उस भीड़ की पहचान क्या थी? क्या भीड़ बलवाई थी, शरीफ थी? किसी की प्रकृति को बताने वाले तथ्य धारा 9 में सुसंगत है। और सेम पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन सेक्शन 6 में, इस सेक्शन 9 में जाएगा। ऐसी गलती मत करिए। तो ये भीड़ के चिल्लाने से क्या साबित कर रहे हैं? क्योंकि बलवे का अभियोजन accuser, he is accused of committing right can't be committed by a single person. There must be a gathering of 5 or more persons, है ना? For committing right, there must be an unlawful assembly. So there must be a mob not less than of 5 persons, 5 human beings, है कि नहीं? तो कहा जा रहा कि एक लीड कर रहा था, बलवाई भीड़ को लीड कर रहा था, तो वो भीड़ बलवाई थी, भी प्रूव करना पड़ेगा।
तो उसकी साउटिंग, उसकी आवाज को प्रूव कर रहे हैं कि ये देखिए लोग इस तरह के स्लोगन कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, मारो मारो काटो पकड़ो. So it was shouting. And the shouting would be relevant under section 14. Sorry, section 9. अब आप सेक्शन 9 को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि सेक्शन 9 किसी ऐसे फैक्ट को रिलेवेंट बनाती है जो किसी चीज को आइडेंटिफाई कर रही हो या किसी के नेचर को एक्सप्लेन कर. फॉर कमिटिंग राइट for committing right, being unlawful assembly there is mandatory. As per section 146 of Indian evidence, Indian Penal Code, right could be committed only by an unlawful assembly. बलवा जो है केवल विधि विरुद्ध जमाओं के द्वारा ही किया जा सकता है. And for that there must be a mob not less than 5 persons. उसके लिए 5 से कम लोगों की, सॉरी 5 या अधिक लोगों का जमाव होना जरूरी है, 5 से अधिक लोगों की भीड़ होनी जरूरी है. बलवा एक हिंसाग्रस्त कार्य है. राइट इज एक्ट विद वायलेंस में शाउटिंग भी एक सामान्य सी बात है. सो शाउटिंग एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ द मॉब, द असेंबली. So to describe the nature of the mob, shouting thereof is relevant and it is admissible under section 9. थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर देंगे सेक्शन 9 को. जिस सेक्शन में वो है वो तो आप जान ही रहे हैं, उसी को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर. ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इस क्लास से आपको 2 फायदे होंगे. एक तो आप का रिवाइज हो जाएगा, दूसरा आप थिंक करना जान जाएंगे कि क्वेश्चन आने पर हाउ टू थिंक, कैसे क्वेश्चन सोचते कैसे. ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सेक्शन 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 is in 4 parts, each of 10 marks. 6वां प्रश्न जो है 4 वर्गों में है, क ख ग घ, हर एक 10-10 नंबर का है. इसमें जो पहला है 10 नंबर का, वो पूछ रहा है प्रत्यक्ष तथा परिस्थिति जन्य साक्ष्य में अंतर स्पष्ट कीजिए. क्या केवल परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर किसी को दंडित किया जा सकता है? यानी प्रत्यक्ष साक्ष्य और परिस्थिति जन्य साक्ष्य का अंतर बताइए. और दूसरा कि परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के अधिकतम साक्ष्यिक मूल्य बताइए. अधिकतम साक्ष्यिक मूल्य के हिसाब से क्या है? किसी व्यक्ति को दंडित कर देना. उस पर क्रिमिनल लॉ में दोष सिद्धि के लिए जो साक्ष्य का स्तर है वो सबसे ज्यादा है, और उस पर भी दंडित कर देना, यानी सर्वोत्तम साक्ष्यिक मूल्य. सो इट इज बीइंग आस्क्ड टू यू टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एंड टू डिस्क्राइब द evidentiary value of circumstantial evidence, whether it could be considered as an evidence of maximum value, and maximum value of an evidence is to be sole ground of conviction. Okay, so here आपको यहाँ क्या करना है? प्रत्यक्ष तथा परिस्थिति जन्य साक्ष्य में अंतर करना है. बताइए तो प्रत्यक्ष साक्ष्य कहाँ है? Where there is direct evidence. सर सेक्शन 60 सर. पूछ रहे हो कि बता रहे हो? धारा 60 सर, प्रत्यक्ष साक्ष्य के लिए. बता रहे हैं ना, पूछ हाँ नहीं सर. रहे. नहीं सर. जैसे हम कभी कहेंगे आपका नाम विकास है, ये कहेंगे आपका नाम विकास है. नहीं. एक में प्रश्न है, एक में किसी को मैं बता रहा. ठीक है सर, बता रहे हैं. हाँ, तो आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं, मैं फिर से पूछता हूँ. सर मैं बता रहा हूँ सर, सेक्शन 60 में सर डायरेक्ट एविडेंस बताया गया है, और सर तो इनडायरेक्ट कहाँ बताया गया है? सर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में सर डायरेक्टली सर इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं नहीं बताया गया. दिन का विलोम क्या अगर होगा? सेक्शन, रुक जाइए, अगर मैं दिन का विलोम पूछूं तो दिन का विलोम एंटोनिम. हाँ दिन रात होगा सर. रात. हाँ सर. अब दिवस का दिवस का सर, हाँ ध्यान नहीं आ रहा सर.
अच्छा, उजाला का? अंधकार सर, अंधेरा सर। अंधेरा। अब प्रकाश का? प्रकाश का भी सर अंधकार, अंधेरा सर। आप एक बार अंधेरा बोल रहे हैं, एक बार अंधकार बोल रहे हैं, जरा बताइएगा। उसमें से अंधेरा अंधकार दो उधर है, उजाला प्रकाश इधर है, इसके साथ कौन सा सुमेल इधर? प्रकाश के साथ सर उजाला, अंधकार के साथ सर प्रकाश के साथ उजाला सर। अरे उजाला नहीं भाई, तो पर्यायवाची हो गया। प्रकाश के साथ विलोम में क्या लगा? सर कंफ्यूज कर रहे हैं। सर कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये विकास कंफ्यूज कर रहे हैं? सर आप बताएं सर। नहीं, हम नहीं बताएंगे, हम तो आपको उत्तर तक पहुंचा रहे हैं, अभी घबराइए मत, क्योंकि यही इस प्रश्न का उत्तर है जो मैं पूछ रहा हूं। अंजुल, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एविडेंस इन दिस क्वेश्चन? इन व्हाट सेंस द टर्म डायरेक्ट एविडेंस हैज बीन यूज्ड? हैज इट बीन यूज्ड इन द सेंस ऑफ एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 60? सर 60 में तो सिर्फ ओरल एविडेंस जितने हैं वही डायरेक्ट। वेरी गुड। तो देखिए विकास, इसके अलावा हाँ ठीक है, बस विकास उत्तर से आप बहुत दूर चले गए थे। यही तो इस क्लास की विशेषता, इसमें यही तो बताना है मुझे। आपने देखा प्रत्यक्ष साक्ष्य, आपने पकड़ लिया धारा 60। धारा 60 का प्रत्यक्ष तब होगा जब उसका कॉन्ट्रेरी अनुश्रुत होगा, हियर से जब होगा तब 60 वाला प्रत्यक्ष है। जब परिस्थिति जन्य वाला प्रत्यक्ष के कंट्रास्ट में प्रत्यक्ष होगा तो उस प्रत्यक्ष को भी कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, जैसे परिस्थिति जन्य को डिफाइन नहीं किया गया। अच्छा सर। यानी प्रत्यक्ष के दो स्रोत हैं, समझिएगा बात। प्रत्यक्ष के दो अर्थ हैं, दो सेंस हैं, स्रोत नहीं, दो सेंस है। प्रत्यक्ष साक्ष्य के को दो सेंस में यूज किया गया है। जरा मैं इसको यहाँ पे नया पेज जोड़ूं जिससे कि मैं आपको क्लियर कर सकूं। और मैं 8:30 मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि मैं इतनी आलस क्यों कर रहा हूं, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उस आधे घंटे लेट से जो अपने आप पर गुस्सा किया तो मैं चार्ज हो गया। अपने को डांटने से आदमी चार्ज होता है, जान लीजिए। और तभी आपको इस क्लास में ज्यादा मजा आ रही है। अगर 8:30 बजे वाली क्लास होती तो शायद मैं फॉर्मल हो जाता बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, ठीक है। ये देखिए, ये एक ही शब्द है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। इसका एक कंट्रास्ट होता है अनुश्रुत, हियर से। दूसरा प्रत्यक्ष, इसका एक कंट्रास्ट है परिस्थिति जन्य। जब ये इस सेंस में यूज होता है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य से तात्पर्य सुसंगत साक्ष्यों से जो परिस्थितियों को दर्शाने वाले। जैसे सवाल ये है कि ए ने बी को, क्या बी को ए ने मारा? इधर ए किल्स बी, किल्ड बी, ये क्वेश्चन है। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि बी ने कहा था, वो घायल था। When C reached there, B said that A did that. A ने मुझे चाकू मारा है। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट है या परिस्थिति जन्य है? और ये एविडेंस यहां का डायरेक्ट है या हियर से? तो यहां के लिए क्या है कि ये सी जब कोर्ट में आके सी ही बोलेगा कि जी सर मुझसे बी ने कहा था। अच्छा, तुमसे ही कहा था? हाँ, तो ये हियर से नहीं है, डायरेक्ट है, क्योंकि सी आके कह रहा है, सी से ही कहा था बी। सी इसी बात का विटनेस है कि बी ने क्या कहा। तो क्या कहा का विटनेस है, तो जिससे कहा वो आ गया। तो ये तो क्लियर हो गया। लेकिन ये तब आप जाएंगे 60 में जब हियर से कंपेयर करने की बात। यहां तो सर्कमस्टेंशियल से कंपेयर। तो यहां पर बताइए कि सी का ये स्टेटमेंट, सी का ये एविडेंस कि बी ने मरते समय कहा था कि उसे ए ने चाकू मारा, उसका जो ये एविडेंस है जो सी के जरिए कॉन्टेन हो रहा है, जो जा रहा है कोर्ट, ये एविडेंस एंड डाइंग डिक्लेरेशन,
डाइंग डिक्लेरेशन यहां डायरेक्ट एविडेंस है या सर्कमस्टेंशियल? तो मैं आपको थोड़ा और समझा, जैसे ये कह दिया जाए कि सी कहता है कि जब मैं वहां गया तो ए को भागते हुए मैंने देखा। डी आता है, डी कहता है कि 3 दिन पहले बी अपना पैसा ए से मांग रहा था और झगड़ा कर रहा था कि इतने महीने हो गए तो पैसे मेरे नहीं दे रहे। ये सब एविडेंस कैसे हैं? सर्कमस्टेंशियल। क्या किसी का मर्डर करने के लिए ये कोई एलिमेंट है कि पैसा बाकी हो, थ्रेट किया हो, भागते हुए देखा गया हो? कैसे उसके लिए इसेंशियल एलिमेंट है? नो। लेकिन ये परिस्थितियां हैं जो एक निष्कर्ष की तरफ ले जाती है कि तब इसने ही मारा होगा। अभी मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड, बल्कि मैं रात से देख रहा था, उसमें इस पर खूब है, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। उसमें यही है कि अमरमणि मोहब्बत करता था मधुमिता से, ये तो माना जा सकता है, लेकिन क्या इसके लिए ये भी है कि उसने मारा या मरवाने में हाथ था? तो ये बात कि शी वाज प्रेग्नेंट एंड द फीटस वाज ऑफ अमरमणि, ये क्या है? ये परिस्थिति जन्य साक्षी, हियर से नहीं है। तो इसके कंट्रास्ट में है तो सब डायरेक्ट, लेकिन वो ये वाले डायरेक्ट है, यहां पर परिस्थिति जन्य। यहां पे डायरेक्ट क्या है कि ए ने देखा कि अमरमणि एक आदमी को कह रहा है कि तुम मारो, अबेटमेंट करो, उसको पिस्टल दे रहा है, उसको पैसे दे रहा है। वहां इसका कोई अगर विटनेस है तो वो विटनेस का जो एविडेंस है वो डायरेक्ट है। सो इन कंट्रास्ट ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस मीन्स एविडेंस ऑफ फैक्ट इन इशू। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आर एविडेंस ऑफ रिलेवेंट फैक्ट। तो आपके साक्ष्य अधिनियम में 2 तरह के तथ्यों के साक्ष्य दिए गए हैं, सुसंगत तथ्य और विवादित तथ्य। सुसंगत तथ्य जिन्हें कहते हैं उन्हें ही साक्ष्यात्मक तथ्य, इडेंटिटी फैक्ट या सर्कमस्टेंशियल फैक्ट कहा जाता है। जितने भी रिलेवेंट फैक्ट हैं वो सब क्या है? परिस्थिति जन्य तथ्य, रिलेवेंट फैक्ट। जबकि जो विवादित तथ्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष तथ्य। अब इस प्रश्न का उत्तर लिखने में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे ये अब समझ गए होंगे कि मैं क्या इसमें अंतर दिखा रहा हूं। अब आप आइए उस प्रश्न के उत्तर। आप लिखेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में औपचारिक रूप से प्रत्यक्ष साक्ष्य शब्द का प्रयोग धारा 60 में मौखिक साक्ष्यों के प्रत्यक्षता के नियम के रूप में किया गया। फॉर्मली द टर्म डायरेक्ट एविडेंस has been used in the Indian Evidence Act under section 60 as essential conditions of an oral evidence. But in contrary to circumstantial evidence, the direct evidence has a different meaning. अब देखिए जो विकास गलती कर रहे थे वो गलती लिखिए और फिर उसको एक्सप्लेन करिए ताकि एग्जामिनर को लगे कि विद्यार्थी पूरा समझ। बट हियर इन द क्वेश्चन डायरेक्ट एविडेंस हैज बीन यूज्ड इन कॉन्ट्रेरी टू अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, व्हाइल द डायरेक्ट एविडेंस व्हिच हैज बीन यूज्ड, व्हिच इज described under section 60 is contrary to hearsay evidence. So in the Baer Act, under law of Indian law of evidence, under law of evidence, direct evidence is used in two different senses: in contrary to hearsay evidence and in contrary to circumstantial evidence. Okay, here in the question it is used in contrary to circumstantial evidence. अब इसके बाद circumstantial evidence को थोड़ा सा डिफाइन। Circumstantial evidence means the evidence of relevant facts. So in contrary to this element, direct evidence means evidence of fact in issues.
अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टू? तो डायरेक्ट एविडेंस वो है जो फैक्ट इन इशू के हैं। जैसे क्या कौन ने ख को गोली मारी, तो जी हाँ मैंने देखा कि वो मारा, मैंने देखा। क्या उसको पैसा उसने दिया, जी हाँ मैंने देखा। जो डायरेक्ट विटनेस, जो आई विटनेस जिनको हम लोग कहते हैं, वो कहते हैं ना कि जब मर्डर हुआ बच्चा देख रहा था, तो बच्चा डायरेक्ट एविडेंस। और जो लोग ये कहें कि हाँ झगड़ा तो था, प्रेम प्रसंग था, ये सर्कमस्टेंशियल है। तो जितने भी रिलेवेंट फैक्ट के एविडेंस हैं वो सर्कमस्टेंशियल कहे जाते हैं, और फैक्ट इशू के एविडेंस को डायरेक्ट एविडेंस। अगर आप इतना भर केवल लिख दिए, एक लाइन केवल आपने लिख दिया कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मींस the evidences which are not of fact issue but which shows the circumstances in which it could be described that whether the fact issue was caused or not. These are called as relevant facts under the Indian Evidence Act. इसके contrary में क्या होगा? Direct evidence means evidence of one or more of fact issues. So तो अब आप यहां से क्लियर कर लें। देन इसकी एविडेंटिटी वैल्यू की बात की जाए। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ओके, ये बहुत प्रकार के हैं। लाइक इन फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन 5, 6 to 55 तक में डिफरेंट नेचर। सम ऑफ द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट and it has great value rather than the other like expert opinion regarding a handwriting etc. है ना? A witness of a character, evidence of character, ये सब कमजोर प्रकृति के साथ है। जबकि बैंक डिक्लेरेशन, कॉन्फेशन, और कॉन्फेशन भी अगर जुडिशियल है सो जुडिशियल कॉन्फेशन और फैक्ट अंडर सेक्शन 9 कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। So it depends upon the nature of the circumstantial evidence. If it is on a strong ground, then it could be sole ground of conviction, and then it could be ground of punishment. आप ऐसे घुमा कर इसको लिखें। फिर इसके बाद इसी में दृष्टांत में आप लिखेंगे कि सच एज डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है, और उसमें जिन मामलों में ऐसा किया गया है कि डाइंग डिक्लेरेशन के मामले पर कर दिया गया तो सिद्धि की गई, पीएम स्वामी का केस है, और भी तमाम केस मिले। कॉन्फेशन, कुछ बहुत महत्वपूर्ण परिस्थितिजन्य साक्ष्य होते हैं जिनके आधार पर दो सिद्धि की गई है, तो उनको लिख करके आप चाहे तो 2 केस डाल दीजिए दृष्टांत स्वरूप, अन्यथा आपका ये काम, ठीक है। तो यहां पर ध्यान किसका देना फिर से मैं बता दूं। अगर मैं कहूंगा दिन तो आप कहेंगे रात, अगर मैं कहूंगा दिवस तो आप कहेंगे रात्रि। तो पर्यायवाची जब लिखते हैं, विलोम लिखते हैं, तो जितना अच्छा शब्द इधर का लगाते हैं उसी तरह का इधर भी लगाते हैं। तो जब यहाँ अनुश्रुत है, यहाँ प्रत्यक्ष है, तो धारा 60 का है। जब यहाँ परिस्थितिजन्य है, यहाँ प्रत्यक्ष है, तो ये सुसंगत तथ्य है, विवादित। प्रत्यक्ष का मतलब जो उस दायित्व के लिए प्रत्यक्ष, जो उस डिस्प्यूट के लिए प्रत्यक्ष। अगर ये आरोप है कि ए ने बी को मारा, तो फैक्ट इशू क्या है कि क्या उस कार्य को ए ने किया जिससे बी मरा, क्या उस कार्य को उसने मारने के आशय से किया, या कि ऐसी शारीरिक क्षति कार्य करने का ऐसा किया जिससे मरने की संभावना का उससे अवगत था, या कि ऐसी शारीरिक क्षति कार्य करने का ऐसा किया जिससे जो कि प्रकृति के मामले में मृत्यु करने पर्याप्त थी, या कि यह ज्ञान रखते हुए किया कि प्रत्येक परिस्थिति में उसका मृत्यु कार्य ही कर दी। जो भी 4 एलिमेंट है मेंसरिया के 4 ऑप्शन, वो सब क्या हो जाएंगे? प्रत्यक्ष। अगर उसके अलावा डिफेंस कोई ले रहा है कि जिस समय उसने मारा वो पागल था, वो इंटॉक्सिकेटेड था, तो ये सब डायरेक्ट एविडेंस है, क्योंकि ये दायित्व को सीधे पैदा करते हैं, हटा। तो जितने भी किसी क्लेम्ड लायबिलिटी, राइट या डिसेबिलिटी को फॉर्म करने वाले एलिमेंट होते हैं या उसको डिफेंस करने वाले होते हैं, उसके एक्सेप्शंस होते हैं, उनको हम फैक्ट इशू कहते हैं, और उनके डायरेक्ट एविडेंस को डायरेक्ट एविडेंस कहते हैं। सो एविडेंस, an evidence of fact issue is direct evidence, while an evidence of substantive relevant fact is circumstantial evidence. ये आप अंतर लिखेंगे 2 लाइन का।
और देन इसको आप डिस्क्राइब कर देंगे। क्योंकि अगर आप ये कह देंगे कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज नॉट ऑफ ग्रेटर वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 99% केसेस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही होता ही है, खासकर क्रिमिनल मामले में। डायरेक्ट कहां से विटनेस पहुंच जाएगा, और अगर डायरेक्ट होता भी तो प्लॉट किया जाता है, उसको प्लॉट कर कि मैं वहीं पर था। जैसे मेरे गांव में एक मर्डर हुआ, तो पुलिस जो है मृतक के पिता को उठा ले गई। रियल था कि मर्डर हुआ था, गोली मारी गई थी करीब 32-35 साल के लड़के को, हमारे बगल का लड़का था, और गांव के ही एक आदमी ने मारा। उसको उठा ले गई और पिता से कही कि तुम ये कहो कि तुम भी साथ में थे, तुम भाग गए, तुमने देखा। तो डायरेक्ट एविडेंस बना रहा था। समझिएगा कि क्या उस कार्य को उसने ही किया। एक सर्कमस्टेंशियल है कि वो दुश्मनी रखता था, उसी टाइम पे वो भी उधर से गुजरा, उसके पास बाद में पिस्टल बरामद हुआ, उसके कहने पर वो पिस्टल बरामद हुआ, पिस्टल पे फिंगरप्रिंट उसका था, उसी पिस्टल से गोली निकली थी। दीज आर सर्कमस्टेंशियल। अगर इसमें एक भी चेन कहीं कमजोर हो जाएगी तो कंडीशन नहीं बनेगी। लेकिन डायरेक्ट में पता नहीं साहब मारना किसको चाहते थे, क्या चाहते साहब, कोई मतलब नहीं, लेकिन गोली तो इन्होंने मारी और तुरंत मेरा बेटा मर गया। लो आ गया डायरेक्ट विटनेस। सो दिस इज नॉट डायरेक्ट ओरल, ये डायरेक्ट जो है फैक्ट इशू का विटनेस है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जी गुरुदेव। तो आज के लिए इतना ही। कोई एक क्वेश्चन लिख करके आप लोग दिखा सकते हैं, कल हम इसी में आगे चलेंगे। ओके भाई, थैंक प्रणाम। यू। नमस्ते सर। नमस्ते।